नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। 14 जून को मशहूर इटली में दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठे हुए हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। जिस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इटली पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। यहां अमीर देशों के सबसे बड़े संगठन G7 की बैठक हो रही है। नरेंद्र मोदी इस संगठन की मीटिंग में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे हुए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चुनाव से पहले ही उन्हें इस समिट का न्योता भिजवा दिया था। हालांकि ये पहली बार नहीं जब भारत को इस संगठन ने गेस्ट के तौर पर बुलाया है। भारत सबसे पहले 2003 में इस समिट में शामिल हुआ था। इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बुलाया है, इसके बारे में आपको बताते हैं। बात 1973 की है, जब मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब देशों में जंग छिड़ी थी। किंग फैसल ने तेल उत्पादन करने वाले देशों के संगठन OPEC की एक मीटिंग बुलाई। ये तय हुआ कि ये देश तेल उत्पादन में भारी कटौती करेंगे। नतीजा ये हुआ कि 1974 आते आते दुनिया में तेल की किल्लत हो गई। इसी कारण से तेल की कीमतें 300% तक बढ़ गई। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और इसके अमीर साथी देशों पर पड़ा। वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इजराइल की मदद के लिए 18,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले सऊदी अरब के किंग फैसल अमेरिका के इस फैसले से नाराज हो गए। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल का समर्थन करने वाले सभी पश्चिमी देशों को सबक सिखाने का फैसला किया और प्लान बनाया। अब ये भी जानते हैं कि आखिरकार G7 का काम क्या है। G7 संगठन की पहली बैठक में सऊदी की ओर से शुरू की गई ताकि ऑयल क्राइसिस से निपटा जा सके। साथ ही उस समय एक्सचेंज रेट क्राइसिस भी शुरू हो गया। मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने डॉलर की वैल्यू को सोने से डीलिंग कर दिया था। ऐसा अमेरिका ने दुनिया में सोने की बजाय डॉलर के दबदबे को बढ़ाने के लिए किया। इस बीच पश्चिमी देशों को लगने लगा कि उन्हें फाइनेंशियल लेवल पर पॉलिसी बनाने के लिए एक साथ आने की आवश्यकता है ताकि वे वापस से अपने बिजनेस और ट्रेड के मसले सुलझा पाएं। एक और सवाल यहाँ पर आता है कि क्या सबसे अमीर देशों के इस क्लब में क्या भारत भी शामिल हो सकता है? तो इसका जवाब हडसन इंस्टीट्यूट ने दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 11 बार इस समिट में शामिल हो चुका है। पिछले 5 साल से लगातार इसे गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है। इसे एक छोटे से किस्से से समझिए। दरअसल 2007 की बात है। G7 समिट जर्मनी में होने वाली थी। जर्मनी की तत्कालीन चांसलर ने भारत को बतौर गेस्ट न्योता दिया था। उस वक्त देश में UPA की सरकार थी और PM मनमोहन सिंह थे। भारत को जर्मनी से न्योता जरूर मिला था, लेकिन चांसलर मर्केल ने मेहमान देशों को अपनी बात रखने के लिए समय कम दिया। इससे मनमोहन नाराज हो गए और समिट में शामिल न होने की धमकी दे डाली। इसके बाद उन्हें मनाने के लिए जर्मनी को भारत और दूसरे मेहमान देशों को समय बढ़ाना पड़ा। G7 में भारत को बार बार बुलाए जाने की वजह दुनिया में इसका बढ़ता प्रभाव और जिम्मेदारी है। G7 के प्रभावशाली देशों के अलावा भविष्य में इसका प्रभाव और कम होने की संभावना है। भारत G7 का नया सदस्य बन सकता है। इसकी कई वजह है। पहली, रक्षा खर्च के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दूसरी, भारत की GDP ब्रिटेन के बराबर है और फ्रांस, इटली और कनाडा से कई ज्यादा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए G7 हर साल भारत को आमंत्रित करता है और दुनिया के हर बड़े मुद्दे को उसके साथ डिस्कस करना चाहता है। सवाल यहाँ ये भी है कि मेंबर नहीं होने के बावजूद G7 की बैठक में शामिल होने से भारत को क्या फायदा है? इस बैठक में प्रधानमंत्री के जाने से भारत को 2 तरह से फायदे हो सकते हैं। पहला, G7 में कई ट्राइलेटरल यानी कि जरूरत के मुताबिक अलग अलग 3 देशों की मीटिंग होती है। इसमें भारत भी किन्हीं 2 देशों के साथ बैठकर किसी मुद्दे पर अपनी बात को रख सकता है। दूसरा, भारत कई मुद्दों को लेकर G7 देशों से सहमत नहीं है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और बिजनेस ट्रेड। ऐसे में G7 की बैठक में शामिल होकर हम विकासशील देशों का नजरिया G7 के अमीर देशों के सामने रख सकते हैं। हालांकि भारत का रोल डिसीजन मेकिंग में काफी लिमिटेड है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या G7 की बैठकों में जाने से भारत को चीन और रूस विरोधी बनाने की कोशिश हो रही है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नहीं। भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी क्लियर है। भारत की पॉलिसी हमेशा से मल्टी अलाइनमेंट की रही है, यानी कि भारत ने कभी भी किसी एक गुट का समर्थन नहीं किया। पश्चिमी देशों के साथ भी भारत का सहयोग है।